बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। एक मुमताज़ छोटा सा आपने देखा कि जो अभी हुक्मरान इत्तेहाद है वो तो आरी पहले ही हो चुके थे कि हम मानते ही नहीं, इस बेंच को हम फैसला नहीं मानेंगे, बाइकआउट कर चुके थे। एक दफ़ा फिर आज कोर्ट में उनके वकला ने दलाइल देने की कोशिश की और सारी प्रोसीडिंग तो आप सारा दिन देखते रहे, व्हाट हैपन इन द कोर्ट, उस पर बात करना आई थिंक अब वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। अब आगे चलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बिकॉज मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। क्योंकि अगर आज आप इलेक्शन में डिले को लीगलाइज कर देते हैं, इसको कोई शेल्टर दे देते हैं, तो कल को जिस किसी की भी गवर्नमेंट होगी, मैं तो पहले दिन का ये कह रहा हूँ, कल को इमरान खान साहब की इवन गवर्नमेंट हो तो 5 साल मुकम्मल होने के बाद वो कह देंगे भाई हमारे पास फंड्स नहीं है, हम आगे इलेक्शन नहीं करवाते अभी साल। कोई करेगा हमें सिक्योरिटी हमारे पास नहीं है, अभी 2 साल हम इलेक्शन नहीं करवाते। तो इसका मतलब है कि असेंबलीज जो इलेक्ट हुआ करेंगे आइंदा वो अनलिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए हुआ करेंगे। जब दिल करेगा इलेक्शन करा लेंगे, वरना कोई ना कोई बहाना बना के हम आगे चलते जाया करेंगे। ये बड़ी सैड एंड सॉरी सी सिचुएशन है और इसको यहीं पे ब्रेक लग जानी चाहिए। इससे ज़्यादा दुख की बात, अभी एक स्टेटमेंट मेरे सामने से गुजरी है पीपल्स पार्टी। नाज़रीन, एक चीज़ का ही क्रेडिट है, शहादतें ज़रा एक साइड पर रख दीजिए, अल्लाह पाक तमाम शहीदों को गरीक रहमत करे। पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर सबसे बड़ा क्रेडिट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने की जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दी और वो स्टेटमेंट को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा। और वो स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान में इमरजेंसी और मार्शल लॉ का ख़तरा है। जिस जमात ने पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान दिया हुआ है, उस जमात का वारिस और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होने की बजाय इलेक्शन डिले करने की बातें करता है और उसके बाद कहता है कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी का ख़तरा है। बहरहाल आज के टॉपिक पे, आज के शो में यही टॉपिक रखेंगे कि क्या वाकई में मार्शल लॉ का ख़तरा है, इमरजेंसी का ख़तरा है, और सेकेंडली व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि लीगल एक्सपर्ट इस पे कमेंट कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं सवाल आपकी जानिब से लीगल एक्सपर्ट्स के सामने ज़रूर रख सकता हूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया सफदर शाहीन साहब ने, माहिर कानून है, उनके साथ अली बाजवा साहब है, माहिर कानून है। स्काइप पर हमें ज्वाइन करेंगे राजा खुरम साहब, और पीर कलीम साहब टेलीफोन लाइन पर होंगे। सफदर शाहीन साहब से आगाज़ करते हैं। सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ बिल्कुल ठीक। अब बिग डे, फाइनली वर्डिक्ट रिजर्व हो गया, व्हाट नेक्स्ट? मेरे ख्याल में कि जिस तरह आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, तो अगर आज की रात देखें तो उस शख्स के लिए जिसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो आखिरी रात थी। तो मेरे ख्याल में मुझे तो ये कहना चाहिए कि सुबह जो है ना भट्टो की रीबर्थ होगी, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो भट्टो ने दिया था वो उसको रीजुविनेट होगा, उसको जो है ना उसको अलाइव किया जाएगा, उसको दोबारा एक नई ताकत दी जाएगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसकी वजह ये कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और कहता हूँ कि हमारा कानून आइन इतना बुरा और इतना कमज़ोर नहीं है जितना उसकी इम्प्लीमेंटेशन ने बना दिया है। कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन में फ़ॉल्ट है कि अगर यहाँ पे अमीर कोई जुर्म करता है उसके लिए और कानून है और गरीब करता है और है। मतलब ये है उसका कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। कानून दोनों के लिए एक है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यही आज यहाँ हो रहा है कि एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और वो कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और यही जमातें जो आज से साल पहले तक दिन रात सुबह शाम कहती थी इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, आज वो कहती हैं इलेक्शन ना हो। और जिस सुओ मोटो की बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, बड़े दुख की बात है कि उसी सुओ मोटो की पाव जो है ना ये हुकूमत पैदावार है। अगर उस दिन ऑनरेबल कोर्ट सुओ मोटो ना लेती, जिन ऑनरेबल 3 जजेस पे मैं उनको सलूट करता हूँ, जिन ऑनरेबल 3 जजेस पे आज एतराज़ किया जा रहा है, उन्हीं 3 जजेस की आज से 1 साल पहले शादियाने बजाए जा रहे थे। उन्हीं जजेस के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने आइन बचा लिया है, उसने डेमोक्रेसी बचा ली है, क्योंकि उस वक्त जो है ना PDM की गवर्नमेंट बनी थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिए एक कानून है तो सब के लिए भी वही होना चाहिए, जो सब के लिए है वो मेरे लिए होना चाहिए। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, अगर आज ये रविश डाल देंगे कि कोई कहेगा मेरे पास फंड्स नहीं हैं, कोई कहेगा सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ कहेगा, सेक्रेटरी ख़जाना की क्या ज़रूरत है वो कहे फंड्स नहीं है, वो घर भेज देगी उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सेक्रेटरी फाइनेंस की क्या ज़रूरत है कि वो कहे कि जी मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए पर्सनल्स नहीं है, इमीडिएटली उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट घर पहुँचेगी। और इलेक्शन कमीशन जिसकी सिर्फ ज़िम्मेदारी इलेक्शन कराना है वो कहता है इलेक्शन नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बहुत लीनियंट व्यू लिया। मैं जब पिछले केस में मैं भी वकील था, जब मौजूद थे हम वहाँ पे, जब इलेक्शन कमीशनर चीफ इलेक्शन कमीशनर ने कहा था जी कि हम इतनी देर नहीं करवा सकते, तो हमने उस वक्त ही रिजेंटमेंट ऑनरेबल कोर्ट के सामने शो की थी कि ये इलेक्शन कमीशन का काम ही सिर्फ ये है कि इलेक्शन करवाने। तो अगर ये वो इलेक्शन भी नहीं करवा सकते तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनको यहाँ से हटा दें। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था कि आप लोग आराम से चलें, इलेक्शन होंगे क्यों नहीं होंगे।
लेकिन कहने की बात यह है कि दुख यहाँ देखें, यहाँ इससे बड़ी और क्या है कि इंडिया हम पे हंस रहा है, इससे बड़ा और क्या है गार्डियन अखबार हम पे हंस रहा है। आप ज़रा पूरी दुनिया के रसायल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को उठा के देखें कि हमारा पहले तो हम कहते थे कि हमारे पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं, हम यहाँ बैठे हुए हैं लोग पूरी दुनिया में, दुनिया के हर खित्ते में हम पे हंस रहे हैं। किस बात पे? कि आइन में लिखा हुआ 2 to 4 में कि इलेक्शन 90 डेज में होंगे, नहीं करवाना चाह रहे। यहाँ पे एक और बात कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो गवर्नमेंट नहीं है, इसका नाम केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है पंजाब एंड केपी, पंजाब एंड केपी में केयर टेकर गवर्नमेंट है, जिसकी इलेक्शन की बात हो रही है, आपने ठीक कहा है। तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट कैसे गवर्नमेंट चला सकती है? उसका तो आइन में लिखा हुआ है, उसका तो 2013 में ख्वाजा आसफ केस में उसकी चीज़ें सेटल कर दी। ख्वाजा आसफ जो इस वक्त मिनिस्टर हैं, उनके केस में कह दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ डे टू डे अफेयर्स देख सकती है। क्या नहीं कर सकती? कोई सेंसेस नहीं कर सकती, कोई प्रोग्राम नहीं दे सकती, कोई आगे फाइनेंशियल बजट नहीं दे सकती, कोई भर्तियाँ नहीं कर सकती, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती कि हम उसी सब कुछ हुआ है, उसी गवर्नमेंट ने सारा कुछ किया है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको पता नहीं क्यों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लैटिट्यूड दिया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी है तो मैं बड़ा बावसूख से कहता हूँ कि मैं और मेरे समेत इस पाकिस्तान के तकरीबन को 1.5 लाख के करीब जो वकला हैं वो आइन के साथ खड़े हैं। पीर कलीम साहब सफदरवी फ़ोन पे हैं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी पीर साहब आवाज़ आ रही जी? पैनल ज़रा देखिएगा, पीर कलीम साहब की शायद ऑडियो का कोई इशू है, ज़रा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। बाजवा साहब, आप भी 1.5 लाख वकला में से आज खड़े हुए कोर्ट्स के साथ, इन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? देखिए, मेरा ख्याल है वकला तो सारे किसी ना किसी फॉर्म में कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही खड़े होते हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या चीज़ें इतनी ही ब्लैक एंड वाइट में हैं जितना हम समझ रहे हैं, या कुछ ग्रे एरियाज ऐसे हैं। तो उसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ना, क्लियर करने के लिए कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 डेज़ में अगर कोई प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन वही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 254 में ये भी कहता है कि अगर एक सर्टन स्पेसिफिक टाइमलाइन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हो, अगर वो एक्सीड हो जाती है और उसके बाद वो काम किया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम जो है वो इनवैलिडेट हो गया। इंटरेस्टिंगली जो सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है जो मार्च के स्टार्ट में आया था, उस फैसले के अंदर भी अगर आप जो आखिरी पैराग्राफ है वो पढ़ें तो उस पैराग्राफ 14 जी पैराग्राफ 14 में खुद भी ये जो 90 डेज़ की टाइमलाइन है इससे ऊपर चला गया, टाइम वैसे ऊपर चला गया था ना, जिसका मतलब ये है कि एक एब्सोल्यूट डेडलाइन। यहाँ पे मलिक मोहम्मद अहमद साहब का जुमला मुझे कोट करने की इजाज़त दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो क्या होगा। आप भी शायद उस व्यू से आ रहे हैं। एक तो ये व्यू भी है, और दूसरा ये है कि लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 1 माह या 2 माह किसी भी वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से या कुछ ऑन ग्राउंड कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से अगर कोई डिले होता है तो क्या उसकी वजह से। हम 3 लोग स्टूडियो में बैठे हैं, हम तीनों पाकिस्तान में रहते हैं। बिल्कुल पाकिस्तान में रहते हैं, यही काम करते हैं, सुबह यही हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, यही रूटीन लाइफ हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो यू एक्चुअली थिंक कि इस तरह के मामलात हैं कि इलेक्शन ना हो? देखिए, मामलात ये ज़रूर हैं कि पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियली एक क्रॉस रोड। 500 अरब रुपए के टैक्सेस इकट्ठे हुए हैं, 20 अरब रुपए देना है, ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 20 अरब रुपए देना है। लेकिन जज साहब ने तो सोल्यूशन भी दिया है, तनख्वाह ते कट ला लो, पैसे इकट्ठे कर देने हो, इलेक्शन तक कराओ। मैं 2 चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन पे आने से पहले। एक तो ये कि सफ़ साहब मेरे सीनियर हैं, इन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सेंसस करवा रही है। नहीं, वो फेडरल गवर्नमेंट करवा रही है। नहीं, मैंने कहा इंटरिम गवर्नमेंट नहीं करवा सकती, मैंने फेडरल गवर्नमेंट का ये नहीं कहा, वो फेडरल गवर्नमेंट कराई है। मैं पंजाब गवर्नमेंट केपी की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। और देखना ये भी है कि इसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, वो क्या होंगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। उनका वे आउट क्या निकालना है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने निकालना है, क्योंकि इट इज़ देयर सीट एंड पोजीशन, उन्होंने कल फैसला करना है। हम तो प्रोबेबल आउटकम्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक प्रोबेबल आउटकम ये हो सकती है, हम तो फाल निकाल सकते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो मेरी नज़र में प्रोबेबल आउटकम एक तो ये हो सकती है कि जी 30 अप्रैल
जो कह दिया था वही है, अगर उससे डिविएट करेंगे तो फिर समबॉडी विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट। अब वो कौन हो सकता है ये भी कल के फैसले में नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हो सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या एक सिंपल ऑर्डर के थ्रू रिमूव किया जा सकता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सीईसी जो है वो थ्रू रेफरेंस टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो ही होगा, और उसमें फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पाथ पे जाएगी? अच्छा, इस पे रुक जाएं जी। अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेट अवे ये कह रहता है कि दैट इज द डेट ऑफ इलेक्शन, उस पे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है और उसके लिए ऑब्वियसली डिटेल जजमेंट आएगी और उसमें बहुत सारी डायरेक्शंस जो हैं वो बाकी तमाम इदारों को भी दी जाएंगी, तो फिर डेफिनेटली उसको या तो मानना पड़ेगा और बल्कि यहाँ क्या उसको मानना ही पड़ेगा बिल्कुल। हाँ, देयर इज नो यू नो एस्केप रूट। मैं बाजवा से बड़ा जट बूट सा बंदा हूँ, मैं बड़े मोटे मोटे सवाल करता हूँ, जी, जी, जट बुटान जाड़े हैं, जी, मैं निटी गिटी में नहीं जाता था। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी मेहरबानी जी। पीर साहब, सफदर शाहीन साहब, बाजवा साहब मेरे स्टूडियो में बैठे हुए हैं। ये लोग तो कहते हैं कि जी टाइम टू टाइम वकला किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के साथ खड़े होते हैं। सर क्या आज भी आप भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए? देखें जी, बात सुने, वकला जो है वो हमेशा आइन के साथ खड़े होते हैं। ब्यूटीफुल आइन में सर। लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। अगर फुल कोर्ट बना देते तो क्या वो जारी ये कह देते कि 90 डेज में इलेक्शन ना हो? सारी कौम ये जानती है कि आइन में 90 डेज मियाद दी है। यहाँ पे इश्यूज को नॉन इश्यूज बनाया गया है और नॉन इश्यूज को इशू बना दिया गया है। वरना एक आदमी अगर फुल बेंच बना देते ये मसाइल ही पैदा ना होते और कोई जज भी नहीं कह सकता कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। तो सर फिर यहाँ पर हम तो जी जी प्लीज। दावे किए जा रहे हैं कि हम 1.5 लाख वकीलों के लीडर हैं। मेरी सुने बात, मैं लाहौर हाईकोर्ट बार का सदर रहा हूँ, पंजाब बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा हूँ, मैं जो है सुप्रीम कोर्ट बार का सदर रहा हूँ। मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं 1.5 लाख लोगों का लीडर हूँ। जनाब, बात यह है कि हम जो है लीडर इस वजह से हैं कि हम आइन पे अमल करें। बिल्कुल जब ठीक हम बात। आइन पे अमल नहीं करेंगे तो हम लीडर नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लीडर वो होता है जो कानून और ज़ाब्ते पे अमल करे। बात ये इतनी बड़ी नहीं थी जिसको बड़ा बना दिया गया, जिसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है और कौम को जो है हजान में मुब्तला कर दिया गया। आप फुल बेंच बिठाते, कौन बोलता उसके खिलाफ? ठीक बात है आपकी, लेकिन सर ये तो प्रोगेटिव सीजे का था ना, चीफ जस्टिस साहब का प्रोगेटिव था। जो है ना, लाल बत्ती के पीछे मत लगाएं। बात सिर्फ इतनी है कि आपने सारी कौम को हजान में मुब्तला कर दिया। फुल कोर्ट बना देते ये मसाइल ही पैदा ना होते। सर अब तो सुना भी गया, हियरिंग भी हो गई, समाअत भी हो गई, अब तो रिजर्व्ड है, वर्डिक्ट रिजर्व्ड है, कल आ जाएगा। रिजल्ट दे लेंगे जी। मेरी सुने बात, यहाँ इस मुल्क में पहले भी बड़े हमने रिजल्ट देखे हैं। बात यह है कि कोई दुनिया का असूल नहीं है कि एक स्टेज पे जादुल हसन साहब बेंच से उठ के चले गए, रिक्यूज कर गए और दोबारा वो आकर कैसे बैठे। बात यह है जी कि सच सुनने का हौसला पैदा करें। इस मुल्क को हैजान में मुब्तला मत करें, कौम को परेशान मत करें। यहाँ एक फुल बेंच होता है, ये मसाइल ही पैदा न होते। जो वो फैसला का होता सारी कौम कबूल करती। लेकिन सर इसमें एक चीज पे तो हम सब मुत्तफिक है ना कि 90 रोज से इलेक्शन ऊपर नहीं जा सकते हैं जी। एक चीज पे तो सर आप मैं हम सब लोग मुत्तफिक है ना कि 90 रोज से इलेक्शन ऊपर नहीं जा सकते। भाई 90 रोज का इलेक्शन आपका पहले आर्डर तो बने जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया है, उसमें उन्होंने खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप जल्द अज जल्द 90 दिन के अंदर या जल्द अज जल्द कराएं। खुद उसमें उन्होंने लैटिट्यूड दिया हुआ है। लेकिन सर वो लैटिट्यूड तो कुछ दिनों का था ना, कुछ महीनों का तो नहीं था। ये कि अक्टूबर में भी आप जाके कह दें कि जी ना हमारे पास फंड है ना सिक्योरिटी है, हम अगले साल कराएंगे। लेकिन खुद डेफिनेट आर्डर कर देते उस दिन। फेयर एनफ, लॉजिकल बात है ये आपकी सफदर भाई। लेकिन उस दिन जब जज साहब को भी पता था, आवाम को भी पता है 90 दिन में याद है, डेफिनेट डेट खुद अनाउंस करते। उसमें ये है, मैं पीर साहब हमारे बड़े हैं और उनकी बातों को डिसएग्री नहीं किया जाता, लेकिन कुछ कानून जो आइन कहता है कि फुल बेंच या लार्जर बेंच वहाँ बन सकता है। आइन तो देखें, मेरी बात सुनो। जी 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 जी। आप जो है आइन की बात करते हैं, 63 में कहाँ लिखा हुआ है कि वोट जो है काउंट ना करें। ये आइन की बात ना करें। जब आइन की बात करेंगे तो सबसे पहले आप आएंगे। आइन में ये लिखा हुआ है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो 2 दिन से पहले नहीं हो सकता और 7 दिन से पहले वोटिंग होनी चाहिए। किसने अमल किया? 95 सब आर्टिकल 2 पे।
यहाँ उस पर नहीं अमल हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तो हम सब ने देखे। आप करो, उसका आपने बजा फरमाया है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी तो हम सब ने देखे है ना, तो कि नहीं किया तो क्या हुआ, फिर जाना पड़ा ना उनको। देखें कॉन्सिक्वेंसेस देने थे तो जजमेंट में लिखते कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया 92 सब आर्टिकल 6 उसमें क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे? नहीं उस पर लिखा हुआ है। नहीं उसमें नहीं, उसमें जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है उसको तो नहीं कंसिडर किया ना, उसमें तो पेनल्टी नहीं इम्पोज की। नहीं सर, उस पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का लिखा हुआ है सर। नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हाँ, कि हाँ। जो है जी रोज से रात को मीटिंग बुलाई गई कि जो है जी। जी ये वोटिंग कराएं, तो हाँ जी। उस दिन ये जो है ना फैसला होना चाहिए था कि किसने जो है कानून वायलेट किया है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उस जजमेंट, चूंकि मैं उसमें काउंसल हूँ, तो उसमें ये लिखा हुआ है जिसका अभी आपने हवाला दिया है, पैराग्राफ 14, उसमें भी मैं आई एम वन ऑफ द काउंसल। आपकी बात ठीक है, उसका जो पैराग्राफ की बैकग्राउंड है, चूंकि मैं प्रोसीडिंग का पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ, वो चूंकि उस वक्त दो लॉर्डशिप्स ने ये बड़ा कैटेगोरिकल कहा था कि अब अगर हम 90 विद इन 90 डेज़ करते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कितना टाइम चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी पूरी टीम ने कहा था कि हमें अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 52 से 57 डेज़ चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि 52 से 57 डेज चाहिए इनको अपना प्रोसेस स्केड्यूल कंप्लीट करने के लिए, वो टाइम एक्सटेंड किया था। वो अनलिमिटेड टाइम नहीं था। वो अनलिमिटेड टाइम होता तो फिर शायद उसको ओपन एंडेड छोड़ देते। वो ओपन एंडेड नहीं था, उसमें पॉसिबल। जी प्लीज सर, प्लीज। पीर साहब सर, मेरे मुस्लिम, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सर, पहले सर। दिन लैटिट्यूड देना ही नहीं चाहिए था। मैं बिल्कुल एग्री। 90 देने चाहिए सर मैंने आप ये बात जो आप भी कह रही है, मैंने पहले स्पेल में ये बात कही है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को किसी के बारे में भी लैटिट्यूड नहीं देना चाहिए था, नीदर पीटीआई नॉर पीडीएम नॉर एनीबॉडी एल्स। मैंने आपसे पहले आपकी इसी बात को आगे बढ़ा चुका हूं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं इसमें कि किसी के लिए भी कोई थोड़ी सी भी लचक नहीं होनी चाहिए। आइन है तो बिल्कुल वो सभी के लिए, जहां शेल है सभी के लिए, जहां मे है सभी के लिए, जहां ऑप्शन है सभी के लिए। मैं ये समझता हूं कि कोई जज भी, अगर ये सारे 15 जज बैठे, कोई जज भी ये नहीं कह सकता कि 90 दिन में इलेक्शन से कोई डिस्प्यूट है। सर वो जो दूसरा डिसेंट नोट है, वो उस नोट में भी जो आपने बात कही है उसी को आगे बढ़ाऊंगा। उन लॉर्डशिप्स ने, जजेस ने ये कहा है कि सुओ मोटो ना लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 डेज में नहीं होंगे। वो तो कहीं पे भी नहीं आया ना कि 90 और बदकिस्मती जो हमारे सोशल मीडिया पे यही चल रहा है कि उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होने चाहिए। किसी ने जजमेंट पढ़ी कोई नहीं है। दैट्स ट्रू। उन जजेस साहबान ने ये नहीं कहा। और मैं बड़ा क्लियर हूं कि लॉर्डशिप मंदो खेल साहब, जिनका बार बार नाम लिया जाता है, उन्हें टाइम एंड अगेन इस बात को ओपन कोर्ट में कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 डेज का लिखा हुआ है आर्टिकल 224 में, और हम उस पर कॉन्सेंगुइन हैं, विलिंग हैं। सिर्फ लॉर्डशिप का जो डिसएग्रीमेंट हुआ है आपस में, आज खुद नोटिस लेने पे है। इसके अलावा मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चूंकि मासवे इस प्रेजेंट केस के पिछले तमाम केसेस में मैं आई हैड बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसीडिंग्स, तो मैंने सारा खुद ऑब्जर्व किया है, आर्ग्यू किए हैं केसेस। तो उसमें लॉर्डशिप किसी ने भी ये नहीं कहा कि इसको 90 दिन से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आइन में तकरीबन 4 टाइम क्लॉजेस हैं। इसी आर्गुमेंट को जरा कंक्लूड करने की तरफ आते हैं। कल इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा, जो भी आएगा वो तो लॉर्डशिप जाने, वो तो कोर्ट्स जाने, उसके ऊपर तो आप और मैं कमेंट पहले कर ही नहीं सकते। लेकिन सर प्रोगेटिव था सीजे साहब का, बेंच बनाना उन्हें बना लिया, समाअत हो गई, कल फैसला आ जाएगा। हुकूमत ने एक दफ़ा कहा जी हम बायकॉट करते हैं, फिर जजेस ने जाके वो लॉयर्स ने जाके प्ली ली जो इनकी काउंसिल थी कि जी हम आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो सर कल आने के बाद फैसला माने या ना माने, इंप्लीमेंटेशन में तो कोई हर्डल नहीं आएगी? देखिए जी, बात यह है कि जब फैसला जो है ना, अगर ये कंसेंसस से कर दिया जाता तो मेरे ख्याल में कोई हर्डल नहीं होनी थी। ठीक है, जब आप टारगेट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। जजों को आला ज़र्फ होना चाहिए, जजों को सुनना चाहिए, आराम से बात सुन के समझ के फैसला करें। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अदालतें अगर जज्बाती हो जाएं मैं मुत्तफिक हूं तो आपसे। लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? आप खुद सोचें। मैं मुत्तफिक हूं आपसे, लेकिन सर उसमें कोई हर्डल क्रिएट तो नहीं की जा सकती जब कोई भी फैसला जो आता है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जज साहब को जज्बाती नहीं होना चाहिए था। उनको तो बड़े, उनकी जो तबीयत में तहम्मुल था, पता नहीं अब उनको क्या हो गया। हालांकि वो बड़े मुतहम्मिल और मुतवाज़े इंसान है, लेकिन अब वो जो है टेम्पर लूज कर रहे हैं।
तो अगर वो टेम्पर लूज करने के बजाय इस तरह कर देते कि जी ठीक है, कोई जज, ये तो नहीं किसी जज ने जितने भी डिसेंटिंग नोट दिए किसी ने ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो, लेकिन इससे भी बड़ा इशू एक और था जिसको किसी ने टेकअप ही नहीं किया। वो इशू ये था कि मंजूर वट्टू केस के PLD 1993 लाहौर में फुल बेंच की जजमेंट है और जनरल क्लासेज एक्ट में लिखा हुआ है कि विदाउट रीजनिंग कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। और जो असेंबली डिसॉल्व हुई है पंजाब की, उसमें तो रीजनिंग ही कोई नहीं है। वो ऑर्डर तो जनरल क्लासेज एक्ट की वायलेशन में सादर किया गया, उसको भी साथ टेकअप करते। फिर दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो है ना 19 PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 14 पर है कि जब डिस्क्रेशनरी पावर हो किसी के पास तो उसके पैरामीटर फिक्स होने चाहिए, रूल्स बनने चाहिए। इसमें जो है ना ये नहीं हो सकता कि भाई ये स्ट्रोक आप पेन कर दें, तो उसमें जो है ना आज तक रूल्स नहीं बने 93 से लेके आज तक। जब सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट व्यू ये है कि जहां डिस्क्रेशनरी पावर्स हो वहां पे रूल्स फार्मुलेट करे कि देयर शुड बी इक्वलिटी, जहां इस केस में आज तक रूल ही नहीं बने हुए हैं कि असेंबली डिसॉल्व होने के पैरामीटर्स क्या हैं, किन पैरामीटर में। हालांकि पहले जफरुल्लाह जमाली ने असेंबली डिसॉल्व की थी, वो भी इलीगल डिक्लेयर हुई, मंजूर भट्टू वाला केस भी रिपोर्टेड है। तो बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थे जिनके लिए सुओ वोट और नोटिस लिया जा सकता था, जो लिया नहीं गया। पंजाब जी साहब, आपकी इस बात को सेकंड करूंगा। ये बात बाकायदा ऑनरेबल जजेस के पहले केस के दौरान डिस्कस हुई थी और हमारी टीम ने कहा था कि हम चूंकि उस पार्टी के वकील हैं जिसने असम्बलियाँ तोड़ी हैं, ये उसको चैलेंज कर लें। हाँ, और वो करते हैं ना, तो फिर उस पे शायद आर्गुमेंट होता। मैं नाम मुझे याद नहीं, एक लॉर्डशिप ने जज साहब ने ये भी कहा था कि आप उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर लें और उस पर फिर हंसने लग पड़े थे कि हमारी हुकूमत है तो हम क्यों उसको चैलेंज कर लें। उसमें ये इशू था और मैं इस बात को आज भी एंडोर्स करूंगा कि अगर आज भी उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाए तो वो नोटिफिकेशन विदाउट एनी सब्सटेंस है, उसको सेटिस्फाइड करने में कोई अमर माने नहीं है। तो फिर ये वापस परवेज लाई साहब ही होंगे। यस परवेज लाई साहब वापस जिस तरह गवर्नर ने परवेज लाई साहब को रिमूव किया था, तो मैंने उस दिन भी तमाम चैनल्स पे बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल इलीगल है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इसमें जो 5 ग्राउंड्स दी गई हैं वो जीरो हैं आइन की नज़र में। तो वो लाहौर हाई कोर्ट के 5 मेंबर बेंच पीर साहब आप हमारे सबके सीनियर हैं माशाल्लाह, आपकी तरफ सारे देखते हैं, तो सर इसमें आप ही को रिट पिटीशन फाइल करवा दें इसी के ऊपर। सर भाई देखिए, बात ये है कि ये मैं तो किसी पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वकला कम्युनिटी के साथ जो राब्ता रखता हूँ, तो मैं इस कल्चर का हिस्सा बनना नहीं चाहता। सफदर साहब, बाजवा साहब, तो असि मेहरबानी करो। वाकई बड़ी टेक्निकल बात है ना कि अगर ये सारा क्राइसिस इस इधर आके एंड हो सकता है तो व्हाई वी शुड पुट अ फुल स्टॉप टू दैट ना। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये सारे इशू सेटल हो जाते हैं अगर पंजाब असेंबली बहाल हो जाए। लेकिन वो मैं पीर साहब की बात को एग्री करते हुए इसे थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि 2 ऑनरेबल जजेस थे जिस वक्त लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। एक तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और दूसरे एक और थे, तो उन दोनों ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि क्या नहीं मंसूर अली शाह साहब नहीं एक और थे वो, तो उन दोनों की ऑब्जर्वेशन ये थी, ग़ालिबन याहिया अफरीदी साहब थे, कि क्या चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से असेंबली रिजॉल्व किया वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद बेंच में से वो दोनों जजेस जो हैं वो उनको माइनस कर दिया जाता है। देखिए, एक तो मेरा अपना ओपिनियन। अच्छा, यहाँ पे भी फिर थोड़ा सा डिफरेंट राह पे चले जाएंगे ना हम। ये बात स्टार्ट हुई, बिल्कुल ये रिपोर्ट भी हुई एट दैट टाइम, बट एट द सेम टाइम जिस तरह पीर साहब भी फरमा रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कानून साजी हुई नहीं, उसके बाद वो रूल्स बनाए ही नहीं गए डिस्क्रिशनरी पावर्स के ना। जब 2 फैसले ऐसे आ चुके, रूल्स बनाए ही नहीं गए ना, 2 फैसले ऐसे आ चुके हैं जिनमें जिसमें पीर साहब ने कहा ना कि मंजूर भट्टू केस है और उसी के बाद की जजमेंट्स है ना कि रूल्स बनाए जाएं। प्रेसिडेंट्स तो सेट हो गए, जो रूल्स की वो बात करें वो डिस्क्रिशनरी पावर्स को इस्तेमाल करनी। तो ये भी तो असेंबली डिसॉल्व करना तो डिस्क्रिशनरी पावर है ना। आर्टिकल 191 जो है वो रूल्स की बात करता है ना, लेकिन वो उसमें भी ये है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, सुप्रीम कोर्ट में मेक इट्स ओन रूल्स। तो सो बाय लॉ एंड एज वेल एज थ्रू एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है। वो तो 2/3 कभी आएगी तो देखेंगे। अच्छा, सो बाय लॉ भी हो सकता है। अभी जिस तरह से एक ये एक्ट आया है, दिस इज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब देखना ये भी है कि ये जो बेंच इनिशियली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, देखिए प्रैक्टिस जो जनरली कोर्ट की रही है वो ये है कि अगर किसी वजह से कोई जज रिक्यूज़ करता है तो नंबर ऑफ जजेस रिड्यूस नहीं होते बेंच के,
वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, ऐड कर दिए जी जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और ओरिजिनल स्ट्रेंथ वही रहती है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास माशाल्लाह 15 जजेस तो अभी भी हैं और ये आइडियली तो होना ये चाहिए था, चले आप फुल कोर्ट नहीं बनाते, लेकिन जो 9 जजेस का बेंच था वो 9 उसी के को 9 ही रहते हैं। रिटेन किया जाता। कि 4 अगर साइड जब में 2 भी हो निकल गए गए, फिर 2 निकल गए, फिर 2 और साहिबान निकल गए, तो बहुत माजरत के साथ इस वजह से एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो Fair enough, I गई, ठीक agree to है। that. और मेरा अपना ये ओपिनियन है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट में कि जी 90 डेज़ में इलेक्शन होना है, लेकिन क्योंकि एक दफ़ा कोर्ट ने खुद वो 90 डेज़ वाली जो डेडलाइन थी उसमें लीनियंसी शो कर दी है। सब्सिक्वेंटली जो हालात ऐसे हुए हैं कि सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मौका दे दिया जा रहा है कि वो एक तरह से लेट से सियासी शहादत की तरफ जाएं और कहें कि देखें हम कहते रहे थे कि हमें वो नहीं है, तो क्यों मौका दिया गया? मैं इस बात मेरा में ये मुत्तफ़िक़ ख्याल है कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने का एक बहुत आसान तरीका था, आप 9 या 11 जजेस का बेंच ही बना देते, अगर सारे नहीं भी बाजी बीच साहब में इसका बैठते। मतलब तो कल को ये ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रोड्स पे आए प्रेशर डाले कि जी हमें ये बेंच कबूल नहीं है, ये बेंच बनाया जाए, ये बेंच बनाया जाए, जिस तरह के पीडीएम का एक देखिए- मौक़िफ़ है कि इमरान खान के कहने के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकते, देखिए जिस तरह ये मौक़िफ़ एक पॉलिटिकल है, वो आपको इसका मतलब है कोई आइन- पॉलिटिकल नहीं, पार्टी इसमें आइन की बात for all कर रहे हैं times ना, आइन हम तो आइन आइन की इजाजत बात कर देता रहे है, हैं। चीफ जस्टिस को ये पावर देता है। एब्सोल्युटली चीफ जस्टिस की Rules पावर है, power देते लेकिन हैं। प्रोप्राइटरी ये डिमांड करती है कि जहाँ पे एक पार्टी बार बार ऑब्जेक्शन रेज कर रही है, तो बेहतर ना होता कि क्या आप अपने आप को रिक्यूज करने की बजाय बैठते और बाकी जजेस को भी शामिल करते और उसके बाद वंस एंड फॉर ऑल ये इशू सेटल हो जाता। देखिए एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी खड़ी होगी और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी अल्टीमेटली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, सोशल कंट्रोवर्सी, सोशल कंट्रोवर्सी, सोशल कंट्रोवर्सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इज वेरी क्लियर। हम तो वो वकला बहुत हैं, clear है। हम वकला हैं, हम चीज़ों को समझ ज़्यादा बेहतर सर अंडरस्टैंड ਤੁਸੀਂ कर ਤੇ सकते ਪਸੰਦ ਹੋ, हैं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आम आदमी जो स्ट्रीट्स पे है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, और वो लॉ confused की है, they are टेक्निकलिटीज़ को confused। नहीं समझता, They are अगर उसको एक नैरेटिव बेचा जाएगा तो क्या वो नहीं वो खरीदेगा? Of courस, वो मानेगा वो नैरेटिव और वो कहेगा कि जी ज्यादती हुई है, क्या क्या बुराई थी कि अगर बड़ा बेंच बना दिया जाता? तो इसका क्या आंसर है? कोई आंसर नहीं है। और ऑन द फेस ऑफ इट एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी को सर, खत्म इस पे करने का फिर एक ये बड़ा भी तो हो सिंपल सा सकता है ना, तरीका। बाकी लोग भी अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे करते हैं जो पहले कभी नहीं हमने देखिए, देखे थे, इसका उसका अगर मतलब है आज चीफ जस्टिस larger- अभी आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि भाई मेरा राइट था। नहीं, जरूरत नहीं है ना तो उन्हें प्रेस सर, कॉन्फ्रेंस मिसाल की बात- मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ जी जी, आपको। जजेस तो हमेशा अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं, बल्कि आज से अगर आप 6-7 साल पीछे चले जाएं तो जजेस कभी भी कोर्ट के अंदर भी इतना बोलते ही नहीं थे, ठीक है। ये सुनते ज्यादा थे। अनफॉर्चुनेटली 2016-17 से एक ट्रेंड ऐसा शुरू हो गया है, क्योंकि कुछ हमारी सिटीजन जर्नलिज्म स्टार्ट हो गया था ना। सिटीजन जर्नलिज्म बिल्कुल शुरू हो गया और उस वजह से शायद कोर्ट्स ने भी एक इतना खतरनाक एक पाथ है जिसपे वो चल देखिए पड़े। अभी देखिए वकील ये साहब को भी tendency तो कोर्ट में इफ्तिखार बात करते चौधरी हुए साहब जुमला के दौर रीचूज से हुई। करना नहीं, पड़ता है, नहीं, दोबारा से चूज करना पड़ता है। नहीं, ये टेंडेंसी तो इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से फाउंडेशन वाज लेड डाउन ना। जहाँ तक बाजवा साहब की बात है लार्जर बेंच की, तो अगर आज ये बेंच लार्जर सर, कल बन कोई भी जाता वाला है पाएगा ना। फिर उसके बाद देयर वुड बी नो एंड, आप इसको रोक मैं भी नहीं 5-7-10 सकेंगे। रिपोर्टर थे, एंकर पढ़ा करागा, मैं जाके कोर्ट से बाहर Yes. हो जाएगा, मुझे नहीं मंजूर, भाई चेंज करो। फिर जो है ना आप इसको जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट नहीं, फिर एक पंचायत सिस्टम बन जाएगा उस पे एटलीस्ट, क्योंकि अभी तक देखिए सर, अभी छोटा सा जो ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद legislation आए, छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, सैर असल गुफ्तगू थी, कुछ सीखा मैंने, उम्मीद करता हूँ अगर आपने भी गौर से सुना होगा तो काफ़ी कुछ सीखा होगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बिलावल साहब की स्टेटमेंट जो है ना उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम बड़ा जरूर है, बिकॉज हम हर्ट टेकिंग दैट स्टेटमेंट, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया वो आज मार्शल और इमरजेंसी की बातें करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आरिफ चौधरी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया था। आरिफ साहब, सबसे पहले तो माजरत जी, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ गया। आरिफ साहब, मेरे साथ सफदर शाहीन साहब हैं, पीर साहब थे, पीर कलीम साहब टेलीफोन लाइन पे थे। बहस आज ये है कि क्या वकला खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। बात यह है कि जस्टिस मरकंडे का इंडिया के साबिक की जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बहुत न्यूट्रल और बैलेंस्ड यानी उनकी राय होती है। उन्होंने आज मैं देख रहा था उनकी वीडियो, उन्होंने कहा जी ये 5 मिनट की बात है जिस पे पाकिस्तान के लोग लगे हुए हैं, वकला बहस कर रहे हैं और जजेस सुन रहे हैं। मामला ये है कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होंगे जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी।
वक्त से पहले। और तो उसमें कौन सी ऐसी यानी लॉजिक है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही और आप इतनी बहस कर रहे हैं और इतना ज्यादा, और कि जी फुल बेंच बन जाए तो फुल कोर्ट आ जाए तो उससे फिर मसले हल हो जाए और फला हो जाए। असल बात यह है कि ये खेल जो खेलने वाले हैं उनकी ख्वाहिश का हर एक को पता है कि वो क्या चाहते हैं। इससे पहले आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब आप हमारे केसेस उन लोगों जजेस के पास ना लगाएं जो हमारे खिलाफ फैसले करते हैं। मुझे ये बता दें, पूरी दुनिया में ये कोई तस्वर है कि चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकायदा ये हुक्म जारी करे कि जी जो आप हमारे खिलाफ फैसले करते हैं उनके पास केस ना जो हमारे हक में फैसले करते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि ये फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है और इसको उलझाया क्यों जा रहा है, बात सीधी सीधी है कि मामला वो 97 तक पहुंच चुका है। 97 में इत्तेफाक से मैं भी उस डेलीगेशन का हिस्सा था जो मिला था आके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। मैं बार कौंसिल का मेंबर था और हम लोग आवद मंटो साहब की क़यादत में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे यहाँ आए थे और उस वक्त यही खेल खेला जा रहा था और खेलने वाले भी ये थे। सिर्फ करेक्टर जो थे वो भी मैं समझता हूँ नहीं बदले। उस वक्त जो मौजूदा फैमिलीज वही चल रही हैं सर, फैमिलीज वही चल रही हैं। सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि एहसन जफर साहब नवाज शरीफ के वकील थे और आज उनका बेटा जो है वो इमरान खान का वकील है, वो आइन के साथ खड़ा है। और इसी तरह दूसरी जो सूरत हाल है उसमें तारड़ साहब जो थे वो बैग उठा के जा रहे थे वहां कोयटा में खरीदने के लिए, उनका जो पोता है वो खड़ा हुआ है और एक तारड़ की जगह आज 2 तारड़ खड़े हैं जनाब आइन के मुखातब में और डिवीजन करने में। और इस तरह यानी कभी सोचा नहीं था कि कोई लाभ। सर बकौल आरिफ साहब, बकौल आपके तब तो एक तारड़ कामयाब हो गया था डिवीजन में, अब ये 2 तारड़ हैं, ये तो मजीद ताकतवर हो गए होंगे फिर। ये देखिए बात ये है कि वो तारड़ जो था ना उसकी बैकग्राउंड इनसे ज्यादा यानी भरपूर थी, इसलिए कि वो इनसाइडर था। और दूसरा ये कि साबिक जज था सुप्रीम कोर्ट का, इनमें से कोई साबिक जज भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हालात बहुत बदल चुके हैं। आज इन्हें अभी तक मुयसर नहीं आ रहा जो कोशिश इनकी हो रही है इरशाद असल खान। और मैं नहीं कहता कि कुछ लोग यानी करीब करीब पहुंचे हैं उस मर्तबे के और यानी उन्होंने वो मुकाम हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन शायद किसी यानी कुछ सूरत बेटर सेंस प्रिवेल कर रही है और वो नहीं हो रहे। और जावेद इकबाल तक जब मामला आता है तो शायद अभी जावेद इकबाल भी कोई बनने के लिए तैयार ना हो, वरना कोशिश जब भी इनकी सारी जो है एग्जैक्टली उसी तरह है कि कोई जावेद इकबाल भी असर आ जाए, उसे कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया जाए और इनके खिलाफ जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया जाए। यही वजह है कि ये जब गुफ्तगू हो रही थी कि जी उनके खिलाफ कि वो इस्तीफा देने वाले हैं और ये करने वाले हैं, तो सारी प्लानिंग बिल्कुल उसी तरह की है। अब ये सारी अजीबोगरीब बहस है और सबको पता है जो ये कह रहे होते हो जी देखे तमाम अगर बैठ के जज फैसला कर ले और उसके बाद फिर अच्छा फिर उसमें क्या तखसीस क्या है। यानी फुल कोर्ट में भी एक तखसीस ये है कि ये 2 जज जो है ये ना बैठे हैं क्योंकि इन्होंने राय दे दी। और राय उन्होंने क्या दी? राय उन्होंने ये दे दी कि जी चीफ जस्टिस साहब के पास ये मामला चला जाता है और चीफ जस्टिस साहब जो है वो देख लेंगे कि क्या इसमें सुओ मोटो नोटिस लेना है या नहीं लेना। और अगर वही लॉजिक मानी जाए तो फिर दूसरे जज जो ये कहते हैं कि जी सुओ मोटो ना दिया जाए, उनको इसमें कैसे शामिल किया जाए अगर उनको सिर्फ इसी बात पे निकाला जाता है कि जी वो उन्होंने इस पे कहा था कि सुओ मोटो। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सुओ मोटो नोटिस के लिए कह देना कि जी चीफ जस्टिस देख ले, ये तो अक्सर होता है। और दूसरी बात एक और दलील, अगर ये दलील मान ली जाए कि जी इन्होंने फैसला किया था तो फिर जनाब ये जो दूसरा फैसला आया है और उन्होंने कहा जी कि सुओ मोटो नहीं दिया जा सकता, तो ये दूसरे जो हमारे काजी साहब ने किबला ने जो फैसला फरमाया है जो 2 और 1 की यानी उसमें मुनासबत से फैसला अक्सरियत से किया है, वो भी तो एग्जैक्टली केस कोई और सुन रहे थे। 20 नंबरों वाला मामला था पीएम हाफिज़े कुरान वाला जी, हाफिज़े कुरान वाला। उन्होंने भी फैसला अपने तौर पे ही कि मौका ऐसा है कि इस पे दाग दिया जाए फैसला, वरना शायद ये वक्त ना रहे। वरना वो कोई आउट ऑफ ब्लू था, उसमें कोई केस उनके पास इस तरह का नहीं था।
दरमियान में फिर साथ उन्होंने उसको भी शामिल कर दिया, वो जो पेबरा का मामला था। तो बात ये है कि सब तरफ से ये एक ही हो रहा है। तो कोशिश उनकी यही है कि इस तरह की जो उन्होंने अपनी ज़रब तकसीम की हुई है उसके हिसाब से उनके ये कि अगर इन लोगों को निकाल दिया जाए तो जो नंबर गेम बनती है वो उनके हक में है। और ये कानून साजी जो अभी जिसके प्रोस्पेक्टिव असरात होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकते, वो भी उन्होंने इसीलिए की और डेट भी इसीलिए रखी कि जनाब वक्त गुजर जाए और टाइम आ जाए जब जनाब गलियां और बेलियां विच मिर्जा यार फिरे। तो अब चौधरी साहब एक और बात के जो आपने कहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि ये जजेस हमारे खिलाफ फैसले कर देते, उन्हीं जजेस के उसी फैसले की वजह से तो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये कैसे कह सकते हैं? उन्हें कभी भी ये याद नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल भूल जाते हैं। आप देखें ना, जब वो खड़े होके यानी यूसुफ रजा गिलानी के बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें ना शर्म आई ना ख्याल आया कि भाई यूसुफ रजा गिलानी को निकलवाने वाले तो आप थे, आप लोग और आप थे खुद, यानी शामिल थे, और नवाज शरीफ साहब थे। तो मतलब ये है कि वो सारा कुछ करने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद लोगों की याददाश्त भी जो है वो कमजोर है, इसीलिए। अच्छा, आज फिर एक और बात मैं आपको अर्ज करूं जो बड़ा यानी डिफेंस की तरफ से जो सेक्रेटरी साहब पेश हुए, मैं हैरान हूं। वो आपके साथ इसलिए शेयर करनी बनती है बात क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो नहीं आपके साथ हुई वो आनी चाहिए, बाकी बातें तो आप रोज इन दिनों सुन ही रहे हैं। वो बात जरा नई इसलिए जब उन्होंने ये कहा ना जी कि अपना हमारी जो रिजर्व फोर्सेज है जी, उनको उन्होंने कहा ना कि रिजर्व को आप बुला सकते हैं, वो जी रिजर्व फोर्सेज जो है उनको ट्रेन करना पड़ता है। अब आप अंदाजा करें कि भाई, अच्छा जरा सुन ले, बड़ी इंपॉर्टेंट कि रिजर्व फोर्सेज जो है वो तनख्वाह किस बात की ले रही हैं। अगर खुदा न खास्ता आप पे दुश्मन हमला कर दे तो आप उन्हें कहेंगे रुकना रुकना, हम हमें 10-15 दिन ट्रेनिंग दे ले, हम पहले इन्हें ट्रेन कर ले फिर हमारे ऊपर हमला करना। यानी अजीब बात है। आप यानी किसी में कोई, जब आप मफादात के अंदर गर्क हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, तो आपको कोई सुझाई नहीं देता कि किस तरह की आप लॉजिक दे रहे हैं, किस तरह की आप बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले लोग जो है वो हमसे ज्यादा वाइज हो चुके हैं और यही वजह है कि आप चीजें उस तरह लोग, वरना तो लोग निकलते नहीं थे। आरिफ साहब एक और कमेंट प्लीज कर दीजिए मेरी गुजारिश पे। आज एक स्टेटमेंट आई है बिलावल साहब की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की, कि हालात खराब हो रहे हैं, इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं। सर वो जमात जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दिया था, आज उस जमात का सरबराह इस तरह की बात कर रहा है। मैं तो बड़ा हर्ट हुआ हूं ये स्टेटमेंट के बाद, यकीन मानिए। देखिए वो उनकी सोच है बच्चों वाली, और उन्होंने यही कहा है कि हथा नाल बनाया सी ते पैरा नाल ढाया सी। वो चाहते हैं कि जबरदस्त चौधरी साहब, जबरदस्त। आपने खुद ही आइन दिया था, हम भी वापस ले रहे हैं, ये किसी का और का तो मसला ही नहीं है। बात ये है कि आप देखें, ये उस सूरत हाल का शिकार पाकिस्तान को करना चाहते हैं कि जिसमें ये अब जो वो कहते हैं ना, मतलब इस तरह की सूरत हाल में है कि जब अगर वो छोड़े तब मुश्किल, अगर ना छोड़े तब मुश्किल। तो अब ये है कि मुल्क को ऐसी दलदल में फंसा जाए और इस तरह की सिचुएशन, अगरचे मार्शल लॉ लगने की जस्टिफिकेशन रह नहीं गई क्योंकि हालात ऐसे, माशी ऐसे हैं, वरना तो आपसे पहले का लग चुका होता। लेकिन वो हालात ऐसे पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें कहा ये जाए कि वो विक्टिम कार्ड खेल सके कि देखे जनाब हम तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन ये जनाब एक जज साहबान ने हमें ये कर दिया और उसके बाद फिर ये है कि हमारे पास कोई चारा ना रहा, तो अब हम क्या करते हैं कि जनाब भाई अगर इलेक्शन के रिजल्ट आपको नजर आते हैं कि वो इमरान खान के हक में, तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? आप पाकिस्तान को क्या सर वो आज जोक है ना सर, आज वो जोक है, इजाजत से आप तमाम लोगों की, आज मैंने डिजिटल मीडिया पे वो जोक पढ़ा है कि इलेक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए। उन्होंने कहा जी फंड भी हो जाएंगे, सिक्योरिटी भी हो जाएगी, वोटर चाहिए और वो नहीं होंगे। सर वो जो जोक मैंने पढ़ा है, राजा खुर्रम साहब भी टेलीफोन लाइन पर आए हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। राजा साहब आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। I'm सॉरी कि आज आप शो से स्टार्ट से हमारे साथ थे, लेकिन आपका कुछ स्काइप का इशू था, मुझे पैनल ने बताया, तो वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। राजा साहब वकला ज़्यादातर तो मुत्तफिक हैं जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोर्ट्स के साथ खड़े हैं। सर आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा लगा आपका इस आरोप की मुझे आज सुनने का मौका मिला। चौधरी आरिफ साहब को, ये लाहौर हमारे पास होते थे, फिर इस्लामाबाद आए, एक माइग्रेशन हुई, तब्दीली हुई और एक अच्छे की तरफ ये गए और सदर बने। पीर साहब भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं इनकी बातें सुन रहा था कि महीने दे रहे हैं
वो नहीं होता जिस तरह आपके तंज किए जा रहे हैं, हल की तरफ कोई जा नहीं रहा। आप अगर मेरे इस सवाल को और जवाब को आप देखें मिला के, तो ये बता रहे हैं कि 220, 2183 और ये 224 को मिला के पढ़े, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है। ये इसकी इंटरफेरेंस जो की जा रही है राय साहब, अगर देखें उसने असिस्ट करना है, उसने समझना है। और 220 को आप देखें कि आप इसमें इलेक्शन कमीशन जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज है उन्होंने असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन को। ये सारा स्ट्रक्चर बन के चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर बेंच बन जाता है और अगर बेंच के हवाले से ये सारी सूरत अगर डिस्प्यूटेड चल ही रही हैं, तो इसको आप बेहतरी की तरफ लाने के लिए उधर भी तो देखें। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। आज मैं कोर्ट में था और कोर्ट में मैं देख रहा था कि वहां पे ऐसे ही हमारे दोस्त वकील खड़े थे जो जजेस को असिस्ट काम कर रहे थे और उससे ज्यादा पिन पॉइंट कर रहे थे कि जनाब ये करे तो ये हो जाएगा, जजेस को काम करने दें। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह प्रेशराइज किया गया, वकला की पीटीआई की टीम बाहर आके, और जिस तरह वहां अंदर बैठे जजेस तारड़ फैमिली को रोते रहे हैं, या जिसको भी तारड़ साहब ने या छोटे तारड़ या बड़े तारड़, आरिफ साहब की मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने जो भी किया वक्त के साथ किया, ये एजिटेट करते और उनको उस वक्त की बात का रिप्लाई करते। अब जब वो मिनिस्टर बन गए हैं और उन्होंने जो देखे 191 जो आर्टिकल के हवाले से प्रोसीजर को उन्होंने अमेंडमेंट की है, जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स के हवाले से उन्होंने नई बेहतरी लाए हैं कि सो मोटो जो है वो इंडिपेंडेंट एक वन मैन शो ना बने। तो इसमें नुकसान क्या है, मुझे ये बताएं। क्या हम ये चाहते हैं कि सारी ताकत किसी एक बंदे के पास आए जो हमारे कुछ राजा साहब इसके ऊपर ठहर दें, मुझे इसमें ऐड कर लेने दें, मुझे ऐड कर लेने दें आपके ये इसके ऊपर राइट टू अपील एंड सो मोटो के ऊपर डिटेल्ड बहस हुई है बहुत सारे लोगों की। इसके ऊपर टाइमिंग पे एतराज है लोगों को कि आप लोग इस टाइम पे आके जो टाइमिंग है ना इसकी, वरना इसके ऊपर बात होनी चाहिए, हम सब भी मुत्तफिक हैं, आपके साथ हैं, इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन आपने टाइमिंग बहुत पिक की है गवर्नमेंट ने इसको टेकअप करने की, एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया आप लोगों ने। अगर आप दो चीजें रखे ध्यान में, देखें मैं राय साहब मैं एक बात बता रहा हूँ, क्यों जरूरत महसूस हुई सेक्रेटरी डिफेंस को और सेक्रेटरी फाइनेंस को लाने की? क्यों हर केस में लाया जाता है? नहीं, असिस्ट करने के लिए। अभी पीर साहब बता रहे थे जी कि उनको क्या तकलीफ पड़ी है कि वो कहते जी हाँ ठीक है। देखिए आपने सेक्रेटरी फेडरल जो है उसको बुला के आपने उससे एक अपनी उसका जायजा लेना है, फिर आपने उससे जायजे को लेके चलना है। अब अगर राय साहब आप देखें डिफेंस का अगर सेक्रेटरी आगे बताता है कि ट्रेंड करना है, तो ट्रेंड करने के लिए रिजर्व फोर्स को इलेक्शन के हवाले से ट्रेंड करना है, जैसे आप मर्दम शुमारी के हवाले से ट्रेंड करवा रहे हैं। राजा साहब वैसे मैं भी वोट डालता हूं सर, मैं भी वोटर हूं इसी मुल्क का, मैं भी वोट डालता हूं। मैंने नहीं देखा फोर्सेस का कि रोल वोट डलवाने के अंदर होता है, वो दूसरा पोलिंग का अमला होता है, इनका काम सिर्फ सिक्योरिटी देना होता है, दैट इज इट। इन्होंने वोट नहीं पाना होता, इनको नहीं पता कि इन्होंने ना आपको पर्चियां देनी होती हैं, मुझे इनका काम नहीं है सर, वो इनका काम सिक्योरिटी देना है, उसके लिए ट्रेनिंग की सिक्योरिटी पर्सनल को सिक्योरिटी देने के लिए ट्रेनिंग देनी है, तो फिर अल्लाह हाफ़िज़। हेलो जी राजा मैं सुन पा रहा हूं सर आपको। देखिए मैं मेरा इसमें आखिरी ये मेरा एक ऐड कर लें, हालात तो वाकई सर्कमस्टांसेस को भी तो देखना है। मुल्की माशियत के हवाले से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बक्कर में देखें, डीपीओ के अभी मैं स्टेट में देख रहा था कि वहां पे मुख्तलिफ ये जो टारगेट किलर लोग हैं वो सर 8 वाले इलेक्शन याद है, 13 वाले इलेक्शन याद है आपको? 8 और 13 वाले इलेक्शन याद है सर? उसमें बम ब्लास्ट और सर मैं नंबर देने लगा उनको, 8 और 13 वाले इलेक्शन याद है राजा साहब आपको? देखें खून रेजी हो, यहाँ पे अटैक हो, उसके बाद अल्लाह कभी ना करे सर, अल्लाह कभी ना करे, इस तरह की बात भी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, महफूज रखे इस मुल्क को सर। नहीं देखिए मुल्क है तो हम हैं, और ये देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जितने भी असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जब एक बात पे इतराज कर रहे हैं तो आप लार्जर बेंच बना दें। और दूसरा देखें 88 में भी फिर से प्रॉब्लम हो गया ये, इसी राजा साहब हमारे साथ शो के स्टार्ट से जी थोड़ा सा ऐड जी प्लीज़ आरिफ चौधरी साहब ने भी एक बात की कि दोनों साइड्स से जो है ना वो एक्सेस किया जा रहा है, या दोनों साइड से ज़्यादती की जा रही है। देखिए मैं समझता हूँ दोनों पॉलिटिकल साइड्स के अलावा शायद हमारा मोहतरम इदारा जिससे हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ से भी थोड़ी सी ज़्यादती की जा रही है। मैं बताता हूँ किस तरह कि सुप्रीम कोर्ट पेश होते हैं आप? नहीं मैं नहीं पेश होता, लेकिन मेरा जो पॉइंट है जी कि स्टेटिस्टिक्स तो अनडिनाइबल हैं, और स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि जितने पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं उनमें एक ख़ास किस्म का बेंच जो है उसको ऑलमोस्ट 95% केसेस में बिठाया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बाकी भी जजेस हैं, ठीक है ना, और वो भी
एज गुड एज अदर जजेस हैं। I'm sure. मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि अगर आप कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना चाहते हैं एक ही तो दफा की आप बेंचेस ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें बाकी जजेस भी बैठे हों, लार्जर बेंच ना बनाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी एक खास जज को या दो खास जजेस को ही तमाम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल नेचर के जो केसेस हैं उनमें आप रखें। अब ये आप लोगों की एक बहस है, इस पे मैं कमेंट सर नहीं मेरा क्योंकि ये मेरा unnecessary इसमें ये है controversy को अली छोटा भाई है कि मैंने पहले भी कहा है कि यही वो बेंच था जिसने सुओ मोटो लिया, यही लेकिन वो bench overall था। बात मैं है, ओवरऑल बात कर रहा हूँ और कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को तो सर आप मेरा ख्याल है सब तो भाई बड़े भाई हैं वो डिनाई नहीं कर सकते कि मैं नाम लिए बगैर बहुत मोहतरम लॉर्डशिप्स जो हैं सब कॉम्पिटेंट है सर, तभी तो जी हैं, जी तभी तो मैंने Supreme इसलिए Court कहा के कि व्हाई नॉट लेट्स से प्यूनी जज को भी छोड़ लॉजिकल देते बात है। हैं, बाकी जो हैं। सफदर भाई आज के शो का वक्त खत्म हो गया, मुझे अब्रप्ट क्लोजिंग का कार्य है। नाजरीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विन टुमारो। लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।